शिवनगर गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था गणेश, उसकी पत्नी सविता और उनके दो छोटे बच्चे। सुबह का उजाला घर में फैल चुका था, लेकिन झोपड़ी के अंदर उदासी छाई हुई थी। सविता चूल्हे के सामने बैठी राख कुरेद रही थी, पर जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची थी। सविता उदास होकर गणेश के पास आती है। गणेश, अब हालात सच में डराने लगे हैं। 3 दिन हो गए हैं, बच्चों ने ढंग से कुछ नहीं खाया। हर दिन उन्हें समझाते हैं, बहलाते हैं, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? जानता हूं सविता, मैं सब समझता हूं, लेकिन कर भी क्या सकता हूं। खेत में दिन रात मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, फिर भी फसल ऐसी निकलती है कि लागत तक नहीं निकलती। लगता है जैसे मेहनत भी हमारी नहीं सुनती। मेहनत अगर गरीब की किस्मत नहीं बदल सकती, तो फिर भगवान ने मेहनत बनाई ही क्यों? क्या मेहनत सिर्फ अमीरों के लिए होती है? शायद भगवान गरीब की हिम्मत परखते हैं और अमीर के घमंड को खुली छूट दे देते हैं। बाहर बच्चों की धीमी आवाजें सुनाई दीं। गणेश उठकर बाहर गया और थोड़ी देर बाद भारी कदमों से वापस लौटा। सेठ हरिराम का आदमी आया था। साफ साफ कह गया है कि आज शाम तक अगर ब्याज के पैसे नहीं दिए तो हमारे बैल और हल जब्त कर लिए जाएंगे। क्या अगर बैल चले गए तो खेत कैसे जोतोगे? फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शायद यही चाहता है सेठ हरिराम कि हम अपने पैरों पर कभी खड़े ना हो सकें और हमेशा उसके सामने हाथ फैलाए खड़े रहें। सविता कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में डर भी था और कुछ करने की जिद भी। उसने बिना कुछ कहे घर से निकल गई। मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति। सविता वहीं बैठ गई। बाबा, हमने किसी का हक नहीं छीना, फिर भी हर दिन कोई न कोई नई मुसीबत सामने आ खड़ी होती है। क्या गरीब होना ही गुनाह है? बेटी, मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे उसे मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब इंसान टूट ही जाता है बाबा। समझ नहीं आता कि अब क्या करें। रास्ते कभी बंद नहीं होते बेटी, बस सोच थक जाती है। ये ठेला ले जाओ। अगर मेहनत के साथ अक्ल जुड़ गई तो गरीब भी अपनी तकदीर बदल सकता है। क्या सच में इससे कुछ बदलेगा बाबा? हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। बदलाव चीजों से नहीं, सोच से आता है। ठेला सिर्फ एक साधन है। सविता साधु को प्रणाम करके ठेला लेकर घर लौटी। गणेश को सारी बात बताई। ठेले से क्या होगा सविता? पेट भरने के लिए सिर्फ उम्मीद काफी नहीं होती। उम्मीद के बिना पेट भी नहीं भरता गणेश। जंगल है, सूखी लकड़ियां हैं, बाजार है। अगर हम खुद पर भरोसा करें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह दोनों जंगल जाने लगे। सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते, ठेले पर लादते और बाजार ले जाकर बेचते। शुरुआत में कम दाम मिले, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत सच में रंग ला रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका फल समय पर मिलता है। कुछ ही दिनों में उनके घर का चूल्हा रोज जलने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन यह बदलाव गांव के साहूकार सेठ हरिराम को चुभने लगा। सेठ हरिराम अपने आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। चेहरे पर चिंता नहीं, जलन थी। यह गणेश मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर इसने कर्ज चुका दिया तो मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। मालिक, उसकी कमाई का सहारा वही ठेला है। तो फिर सहारा ही तोड़ दो। गरीब की रीढ़ टूट जाए तो वह फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। अगले दिन हरिराम खुद बाजार पहुंचा। चेहरे पर झूठी मुस्कान और आंखों में चालाकी। गणेश, सुना है तुम्हारी लकड़ियां आजकल खूब बिक रही हैं। क्यों ना आज सारी लकड़ी मैं ही खरीद लूं? सेठ जी, दाम 250 होंगे। ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। लकड़ी जैसी हालत में है वैसी ही बेचोगे। इसमें क्या परेशानी है सेठ जी? मंजूर है। पैसे हाथ में आते ही गणेश ने लकड़ियां उतारनी चाहीं। रुको, अब ये ठेला मेरा है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये ठेला तो हमारा सहारा है। शर्त भूल गए? लकड़ी जिस हालत में थी उसी हालत में बेची है। बाजार में भीड़ जमा हो गई।
पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन पंचायत वही थी जो हरिराम के इशारों पर चलती थी। फैसला उसी के पक्ष में गया। शाम को गणेश खाली हाथ घर लौटा। आंखें झुकी हुई थीं, आवाज बुझी हुई। सब खत्म हो गया सविता, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी सब खत्म नहीं हुआ गणेश, अब असली लड़ाई शुरू होगी। कैसी लड़ाई? अन्याय के खिलाफ और घमंड के खिलाफ। रात बहुत भारी थी। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी सविता की आंखें सो नहीं रही थीं। गणेश चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें छत की दरारों को घूर रही थीं, जैसे वहां कहीं कोई जवाब छुपा हो। सविता, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सच में हार गया हूं। मेहनत की, ईमानदारी की, फिर भी सब कुछ छिन गया। लगता है जैसे हमारी सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं। हार तब होती है गणेश, जब इंसान खुद को हारा हुआ मान ले। आज हमारे हाथ खाली हैं, यह सच है, लेकिन हमारा दिमाग अभी खाली नहीं हुआ है। जब तक सोच जिंदा है, तब तक रास्ता भी जिंदा रहता है। सेठ हरिराम बहुत चालाक है। पंचायत भी उसी की सुनती है। हम जैसे गरीब उसके सामने क्या कर सकते हैं? हमारे पास न ताकत है न पैसा। वही करेंगे जो वो सोच भी नहीं सकता। जो लोग ताकत के भरोसे चलते हैं, वो अक्ल वालों को हमेशा हल्के में लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है ना? तुम यूं ही इतना भरोसा नहीं दिखा रही हो। चल रहा है गणेश, और इस बार उसकी ही शर्तें उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। अगली सुबह सविता अकेले गांव के दूसरे छोर पर गई। वहां पुराने कबाड़ का एक बाजार लगता था। टूटी साइकिलें, फटे बोरे, जंग लगे औजार। सविता की नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। बहन जी, कुछ लेना है क्या? बहुत सस्ता माल है, जो दिखे बता देना। हाँ, लेना है। वो जो बाहर पड़ा है, वो ठेला कितने का दोगे? अरे उसकी लकड़ी कमजोर है, वो किसी काम का नहीं है। वो मेरे काम का है, बस मुझे दाम बताओ। 100 रुपए दे दो और ले जाओ। सविता ने बिना बहस किए पैसे दिए, ठेला लिया और सीधे घर की तरफ बढ़ चली। ये क्या ले आई सविता? ये तो पहले वाले ठेले से भी ज्यादा खराब लग रहा है। खराब चीजों से ही अक्सर बड़े काम निकलते हैं गणेश। याद रखो, दुनिया नई चीज से नहीं बदलती, दुनिया नई सोच से बदलती है। लेकिन इससे कमाई कैसे होगी? इसमें तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी। अभी कमाई नहीं होगी, अभी सिर्फ तैयारी होगी। अगले कुछ दिनों तक सविता गांव-गांव घूमती रही। कहीं से सूखी घास, कहीं से पुराने बोरे, कहीं से टूटी लकड़ियां। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। अरे सविता, अब कबाड़ी बन गई क्या? नहीं, अभी इंसाफ इकट्ठा कर रही हूँ। लोग मजाक उड़ा रहे हैं सविता, मन दुखता है। आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल जब कामयाब होंगे, यही लोग हमारी कहानी सुनाया करेंगे। कुछ दिनों बाद ठेला फिर से बाजार में खड़ा था। इस बार उस पर लकड़ी नहीं थी, उस पर थी सूखी घास की गांठें, ऊपर से बोरे ढके हुए। सेठ हरिराम दूर से सब देख रहा था। ये औरत अब क्या नया नाटक कर रही है? मालिक, शायद फिर से बेचने आई है। अच्छा है, इस बार इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। हरिराम आगे आया। सविता, आज गणेश नहीं आया? नहीं सेठ जी, आज सौदा मैं करूंगी। सौदा? क्या बेच रही हो? वही जो दिखाई दे रहा है, घास, बोरे और ठेला। दाम क्या है? 500 रुपये। बहुत ज्यादा मांग लिया। 250 में पूरी चीज खरीदूंगा। मंजूर है, लेकिन शर्त वही रहेगी। कौन सी शर्त? जैसी हालत में है वैसी ही। हरिराम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे तो शर्तें बहुत पसंद है। पैसे हाथ में देते ही हरिराम ने नौकरों को इशारा किया। सब उठा लो। नौकरों ने जैसे ही बोरे हटाए, नीचे से टूटी फूटी लकड़ियां, पत्थर और गीली मिट्टी निकल पड़ी। घास सड़ी हुई थी, बदबू फैल गई। मालिक, ये तो पूरा बेकार सामान है। सेठ जी, शर्त याद है ना? जैसी हालत में है वैसी ही। ये धोखा है। नहीं सेठ जी,
ये वही सौदा है जो आपने मेरे पति के साथ किया था। भीड़ जमा होने लगी। वही लोग जो पहले हंस रहे थे अब ध्यान से देख रहे थे। गणेश भी वहां पहुंच गया। सेठ जी, अब ये ठेला आपका है, सामान भी आपका है। हमने सौदा पूरा कर दिया है। पंचायत बुलाओ। जरूर बुलाइए, इस बार पंचायत सबके सामने होगी। पंचायत बैठी, वही सरपंच, वही लोग। लेकिन इस बार कहानी सबके सामने थी। जब मेरे पति ने लकड़ी बेची थी तब आपने कहा था जैसी हालत में है। आज हमने वही शर्त मानी है। अगर उस दिन हमारा ठेला आपका हो सकता था तो आज यह सब भी आपका है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। बात तो सही लगती है। सरपंच चुप था। पहली बार सेठ हरिराम के सामने उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ये तो सब इन लोग की रचाई हुई चाल है। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। हाँ, चाल है, लेकिन वही चाल जो आपने गरीब के खिलाफ चली थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने चाल के पीछे सच्चाई रखी है। सेठ हरिराम के चेहरे से घमंड उतरने लगा। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। फैसला साफ है, सेठ हरिराम ने खुद अपनी शर्तों में खुद को फंसाया है। पंचायत के बीच अजीब सी खामोशी छा गई थी। वही लोग जो हमेशा सेठ हरिराम के सामने सिर झुकाए रहते थे, आज पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। गणेश और सविता चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। सेठ हरिराम, पंचायत के सामने अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं। आपने जो शर्त रखी थी उसी शर्त में आज आप खुद फंस गए हैं। इसमें किसी और का दोष नहीं है। ये पंचायत मेरे खिलाफ कैसे फैसला दे सकती है? मैंने इस गांव के आधे लोगों को उधार दे रखा है। सब मेरे एहसान पर जीते हैं। एहसान वो होता है सेठ जी जो किसी को आगे बढ़ने में मदद करे। जो किसी को दबाकर रखा जाए उसे एहसान नहीं कहते, उसे जंजीर कहते हैं। और जंजीर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन टूटती जरूर है। तुम दोनों बहुत बोलने लगे हो। याद रखो, गरीब की औकात क्या होती है यह मैं अच्छे से जानता हूं। गरीब की औकात वो होती है सेठ जी जो भूखा रहकर भी अपना ज़मीर नहीं बेचता, जो गलत के सामने सिर नहीं झुकाता। हमने गरीबी देखी है, लेकिन कभी किसी का हक नहीं छीना। इसी वजह से आज हम यहाँ सिर उठाकर खड़े हैं। हक? गरीब का कौन सा हक होता है? जो ताकतवर है वही हकदार होता है। यही सोच आपको यहाँ तक लाई है सेठ जी। ताकत हमेशा मांसपेशियों में नहीं होती, कभी कभी ताकत दिमाग में होती है और कभी सच में। गांव वालों की भीड़ अब खुलकर बोलने लगी थी। कई चेहरे ऐसे थे जिन पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा था। सेठ जी, सालों से आप ब्याज पर ब्याज जोड़ते रहे। एक कर्ज उतारने से पहले ही दूसरा कर्ज हमारे सिर पर डाल देते थे। हमने डर की वजह से कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब नहीं। चुप रहो। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम सब भूखे मर जाओगे। सेठ जी, भूख तो हम तब भी सहते थे जब आप थे। फर्क बस इतना था कि तब बोल नहीं सकते थे। और तब भूख के साथ अपमान भी सहना पड़ता था। आज कम से कम हमारी आवाज तो हमारे साथ है। पंचायत अब अपना फैसला सुनाएगी। सेठ हरिराम ने अपनी ही शर्तों से खुद को दोषी साबित किया है, इसलिए गणेश का पूरा कर्ज माफ किया जाता है। इतना ही नहीं, सेठ हरिराम ने जो अनुचित ब्याज वसूला है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। यह अन्याय है। मैंने हमेशा कानून के हिसाब से काम किया है। कानून का नाम लेकर अगर इंसानियत को कुचल जाए तो वह कानून नहीं कहलाता, वह जुल्म बन जाता है। आपने हमें कमजोर समझा था, लेकिन कमजोर इंसान भी जब अपने हक पर आ जाए तो बड़े बड़े पहाड़ हिला देता है। सेठ हरिराम की आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। घमंड की जगह बेचैनी और डर ने ले ली थी। अगर मैं यह सब लौटाऊंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। इज्जत छीनी नहीं जाती सेठ जी। इज्जत इंसान खुद खोता है और आपने वो बहुत पहले खो दी थी। और जो इज्जत सच के खिलाफ खड़ी हो उसका टूटना जरूरी होता है। पंचायत का फैसला आगे बढ़ा। सेठ हरिराम को आदेश दिया जाता है कि वह गणेश को उसका ठेला वापस देगा और हुए नुकसान की पूरी भरपाई करेगा। भीड़ में तालियां नहीं बजीं, लेकिन सुकून की सांस जरूर सुनाई दी। और अगर मैंने मना कर दिया तो
तब ये गांव पहली बार समझेगा कि डर से बड़ा भी कुछ होता है। और तब कोई भी गरीब अकेला नहीं रहेगा। सेठ हरिराम ने चारों तरफ देखा। जिन आंखों में कभी डर दिखता था, आज वहां नफरत नहीं बल्कि हिम्मत थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अकेला पड़ गया है। ठीक है, मैं मानता हूं। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही जैसे गांव का बोझ हल्का हो गया। कुछ दिन बाद गणेश और सविता का ठेला फिर से बाजार में था, लेकिन इस बार सिर्फ ठेला नहीं था, उसके साथ इज्जत भी थी। सविता, अगर तुम उस दिन हिम्मत ना दिखाती तो आज हम कहीं और होते। और अगर तुम सच के साथ खड़े न रहते तो मेरी हिम्मत भी अधूरी होती। लोग अब हमें अलग नजर से देखते हैं। नहीं गणेश, लोग अब खुद को अलग नजर से देखने लगे हैं। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब शर्तों को पढ़ते थे, हिसाब पूछते थे, डर के बजाय सवाल करते थे। अब किसी सेठ से आंख बंद करके कर्ज नहीं लेंगे। मेहनत करेंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। सेठ हरिराम अपने बड़े घर के आंगन में अकेला बैठा था। वही घर, वही दौलत, लेकिन अब वो रुतबा नहीं था। शायद गलती मेरी ही थी। मैंने लोगों को इंसान नहीं, सिर्फ साधन समझा। गणेश और सविता शाम को नदी किनारे बैठे थे। गरीबी अब भी है लेकिन डर नहीं है। और जब डर खत्म हो जाए तो गरीबी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। गरीब कमजोर नहीं होता, उसे कमजोर बनाया जाता है। और जिस दिन वह अपनी समझदारी पहचान लेता है, उस दिन सबसे बड़ा घमंड भी टूट जाता है।